सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग माइंड मशीनरी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट 2025 में उनके सॉल्यूशन को डिटेल में समझेंगे, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे सॉल्व करेंगे वो सब देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टॉपिक और सब टॉपिक लिख रखे हैं, कौन से टॉपिक से और उसके अंदर कौन सा सब टॉपिक है। जैसे कि रो कॉलेज में क्वेश्चन नंबर जो 1 आया है, रो कॉलेज से आया है, और सब टॉपिक में आपका सेफ्टी डिवाइसेस से पूछा है। ठीक है, इसी तरह से वायर रोप का रिकैपिंग से पूछा है, रो कॉलेज का फिर आया है आपका डायरेक्ट रो कॉलेज से। तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन है आपके रो फॉलेज, वायर रोप एंड रो फॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ फाइव, लोकोमोटिव से है और माइंड पंप। ओके, तो हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है सबसे कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए समझते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा इसका। द सेफ्टी डिवाइस यूज टू अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे टप्स। ठीक है, ये वर्ड सुन के थोड़ा सा दिक्कत आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड रनवे टप्स, इसका क्या मतलब है। देखो, ये हमारा इंक्लाइन है। इंक्लाइन में हमारा जब भी टब ऊपर जा रहा है इट मीन्स हम उसको बोलते हैं दिस इज फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, इसी को बोल रहा है कि जब कभी भी मान लीजिए अनकंट्रोल्ड वे में कोई अगर टब आपका कहीं से इसका लिंक टूट जाता है, वो नीचे आता है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना तुम लोग कि यहाँ पे इसका राइट आंसर तो वैसे ड्रॉप वर्विक होगा। बट ड्रॉप वर्विक के अलावा बाकी लोग कैसे बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखो, मंकी कैच कहाँ यूज होता है? इंडलेस रो फॉरेज में। अगर यहाँ पे लिखा होता अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे टप्स इन ए इंडलेस रो फॉरेज, तो वहां पे आपका मंकी कैच सही आंसर होता। ठीक है, उन्होंने कोई रो फॉलेज का नाम नहीं मेंशन किया है, ओनली लिखा है कि अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे टप्स को। अगर हमको जो फॉरवर्ड रनवे टप्स है उसको अरेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होगा? तो ड्रॉप वार्विक एक ऐसा सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि सब हॉलेज में यूज होता है। ठीक है ना, चाहे वो आपका डायरेक्ट रो फॉलेज हो, हेडलेस रो फॉलेज हो, या फिर मेन एंड टेल रो फॉलेज हो। तो आपका राइट आंसर बी होगा। अब देखो सी क्यों नहीं होगा? स्टॉप ब्लॉक, देखो स्टॉप ब्लॉक जो लगता है आपका माउथ ऑफ इंक्लाइन, या फिर आपका कोई ब्रांचेस है, तो वहां पे आपका ये होता लगता है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि ये आपका सरफेस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक आपका स्टॉप ब्लॉक होगा। मतलब कि जैसे ही यहाँ से टब पास होगा तो क्या होगा, रेल के ऊपर जस्ट क्या हो जाता है, वो ऐसे आ जाता है। ठीक है ना, जब कभी भी मान लीजिए सरफेस से कोई अगर अनकंट्रोल में नीचे जाता है तो उसको रोकता है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप ब्लॉक, आप बोलोगे सर ए भी आंसर हो सकता है। हाँ, सही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे वही बोला होता कि आपका जो अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे टप्स, अगर वो डायरेक्ट रो कॉलेज में है तो यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक मारते तो ज्यादा सही आंसर होता। क्योंकि जनरली आपका क्या होता है, जो स्टॉप ब्लॉक होता है वो आपका डायरेक्ट रो कॉलेज अगर कहीं पे है, वहां पे हम लोग उसको होल्ड करते हैं। इंडलेस रो कॉलेज में मेनली आपका स्टॉप ब्लॉक मतलब यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आपका कंटिन्यूअसली मोशन होता रहा है, तो वहां पे स्टॉप ब्लॉक लगाने से वो बार बार उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बैक स्टे क्या होता है कि जो लास्ट टब होगा उसके आपके एक्सेल में वो लगा रहता है। तो देखो, अब बोलोगे सर बैक स्टे तो वो भी अरेस्ट करेगा। हाँ, तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर बी और डी में। तो बैक स्टे क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि वो आपका छोटा सा होता है, वो एक टब को अरेस्ट कर सकता है बट नंबर ऑफ टब को अरेस्ट नहीं कर पाएगा बैक स्टे। दैट्स वाई वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये वाला भी नहीं होगा। तो इसमें काफी कंफ्यूजन था, तो इसका आंसर होगा ड्रॉप बार्बिक। बार्बिक अभी होता कैसा है, तो सिंपल सा होता है ये, मतलब कि मैं दिखाता हूँ आपको, इधर पिक्चर्स है तो यहाँ पे देखो। ऑलरेडी मैंने इसको लिख रखा है, पढ़ लेना एक बार कि दिस इज इंटेंडेड फॉर रेस्टिंग द फॉरवर्ड एंड बीइंग द प्लेस बिलो द रो ऑफ द इंक्लाइन एंड आल्सो नियर द बॉटम ऑफ एंड बिलो इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, रूप में जल्दी लगा रहता है। ठीक है, ये रूप में क्या होता है, ऐसे आपका रूप में क्या होता है, होल्ड होता है। और जब कभी भी हमको लगता है कि यहाँ पे सरफेस मतलब इधर आपका गैलरी से कोई जो ऊपर जा रहा था फॉरवर्ड मोशन में, कोई अगर अनकंट्रोल वे में नीचे आ रहा है,
तो हम क्या करते हैं, लीवर से उसको प्रेस करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे रॉड जो लगा रहता है यहाँ पे आ जाता है, पूरा वो टब के बीचों बीच में वो क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। और जितने भी टब यहाँ पे आते हैं वो पूरा क्या हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं। ठीक है। दैट्स वाई आपका ड्रॉप वर्विक आपको जो भी रनवे रनवे टब्स है, नंबर ऑफ टब्स जो है उनको रोकने के लिए सक्षम होगा। ओके। सो इसका राइट आंसर होगा ड्रॉप वार्विक। ओके। हालांकि ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और मैंने ऑलरेडी क्लास में भी इसको बताया है कि ड्रॉप वार्विक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सिंग अगर कोई हो रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनलेस रो फॉलेज में आपको जनरली ये लगा रहता है, बट इसके अलावा भी आपका हर एक कॉलेज में हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रो कॉलेज हो, चाहे वो मेन एंड टेल रो कॉलेज हो, उसमें भी यूज कर सकते हैं इंडलेस रो कॉलेज के अलावा। तो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। आई होप इसको कैच कर पाए होगे। ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पे ए वर्ड लिखने के बाद आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीधा है आपका, रिकैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि CMR 2017 के अकॉर्डिंग कॉलेज रोप हम कितने टाइम में रिकैप करना होगा। ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा आपका ए, 6 मंथ। देखो यहाँ पे दो कंडीशन होता है। पहला तो हमको एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार रिकैपिंग करना है। ठीक है। रिकैपिंग करना क्या होता है समझ लो पहले, कि इसका मतलब कि जैसे कि आपका ये कैपल लगा हुआ है, मान लीजिए कैपल से अटैच है ये आपका वायर रोप। ठीक है। तो क्या होगा, बार बार जब वो उसको जब ऊपर, जैसे मान लीजिए केज है आपका, ठीक ना, ये आपका केज है, इससे अटैच मान लीजिए केज है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कैपल से बार बार ये जो रोप होगा उसको झटका लगेगा, कुछ वायर्स टूटते जाते हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, ये पोर्शन क्या होगा, पूरा आपका कमजोर हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन हम लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 150 से 2 मीटर कट करके वहां पे क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। फिर जो अगला वाला रोप है उसको इसको कैपल में डाल के अटैच करते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकैपिंग। और इसको हमको हर एक 6 महीने में करना होता है। या फिर अगर कभी इसके बीच में 6 महीने के बीच में अगर ओवर बाइंड भी हो जाता है ना एक बार, तो उस टाइम भी आपको रिकैपिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दो कंडीशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने क्लास नोट्स में ये सीधा लिखा हुआ था यहाँ पे, और हाईलाइट भी मैंने किया था क्लास में, कि एवरी 6 मंथ में, या फिर अगर आपको कहीं पे लगता है नेसेसरी पड़ता है ऐसा, तो कर सकते हैं। या फिर आपको दो कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाला, एवरी 6 मंथ एंड एवरी आफ्टर एवरी ओवर बाइंड। ठीक है ना। जब कभी भी आपका ओवर बाइंड होगा, उस कंडीशन में हम लोग इसको रिकैपिंग करेंगे। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये बन गया होगा 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाकी CMR में भी आपका मेंशन है 96 पैरा में, देख लीजिएगा कॉलेज रोप के रिगार्डिंग क्या क्या रेगुलेशंस है, वो आप पढ़ लीजिएगा इसको। ओके। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ। तो आपके दो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन थे, और इसके अलावा 2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3, ये डायोप्रोफॉलिस से आया हुआ है, और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अगर मेरी क्लास अगर अच्छे से अटेंड किए होंगे, सुने होंगे, मैंने बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन भी कराया, बहुत अच्छे से हर एक पैरामीटर भी समझाया कि क्या क्या होता है इसमें, तो ये बना लिए होगे, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ना, दो दो चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। पहला तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, इसके बाद आपको रजिस्टिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। दो चीज से आपको यहाँ पे आएगा। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, और रजिस्टिंग फोर्स निकालने से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका हुआ है। बस वो उन्होंने क्या किया, उसको कंबाइन किया है। और हमने क्लास में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया है कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, डाटा बड़ा देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो क्या है, कि डायरेक्ट कॉलेज में आपका आउटपुट दिया हुआ है 24 टन 1 घंटे में। लेंथ ऑफ द ट्रिप दिया हुआ है, मतलब कि इंक्लाइन का लेंथ दिया हुआ है जो कि 610 है। इसके अलावा ग्रेडियंट दिया हुआ है 1:1। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 इसकल टू दिया है 1:12। और कैपेसिटी ऑफ माइंड का, एक कार का 1 टन कैपेसिटी है। टेयर वेट दिया है 0.5 टन। स्पीड दिया हुआ है चेंजिंग ओवर द टाइम ऑफ द कार 3 मिनट दिया हुआ है, मतलब कि एक साइकिल में 3 मिनट आपका चेंजिंग टाइम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू आपको अपने से नहीं लेना है, जी की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में।
और फिर नीचे दिया है निगलेक्टिंग ऑल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन मास ऑफ द रो द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट टू रेज द लोडेड माइन कार इज। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, तो अगर मेरी क्लास 10 की होगी तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक फिगर बनाओगे ऐसा। क्या करोगे, इधर से फिगर बनाओगे ऐसा, लंबा सा फिगर बनाओगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या करोगे, टब लगाओगे। ठीक है। देखो मैं इसको ए पॉइंट बोल रहा हूँ, दिस इज ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं बी बोल रहा हूँ। ठीक है। अब देखो जब कभी भी इसको मैं खींचना होगा तो यहाँ पे आपका रोप होगा। ठीक है। तो देखो एक चीज समझना तुम लोग, कि यहाँ पे आपको फोर्स के कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो देखो ये आपका लोडेड टब है एक, और ये आपका रोप है। तो रेजिस्टिंग फोर्स दोनों के कारण आएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि आपका लोडेड टब के कारण क्या क्या आएगा, फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। तो पहला होगा आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेडियंट, जो कि होता है आपका एम जी साइन थीटा। ओके। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपका फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस भी आएगा, जो कि होगा आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके। इसके अलावा आपका क्या होगा, म्यू ए एक्सेलरेशन के कारण भी होगा, जो कि होगा एम ए। ये मैंने ऑलरेडी क्लास में करा रखा है। ये आपका लोडेड टब के कारण होगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे इसके लिए भी होगा, रोप के लिए भी होगा। तो मैं यहाँ पे इसको रोप के लिए कैपिटल एम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन फोर्स होगा यहाँ पे कैपिटल एम ए, और फ्रैक्शनल फोर्स होगा म्यू आर कैपिटल एम जी कॉस थीटा। और इसके अलावा एक और कंपोनेंट होगा जो कि होगा आपका ग्रेडियंट वाला कंपोनेंट, जो कि होगा कैपिटल एम जी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको ऑल फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस को हमको नेग्लेक्ट करना है, मतलब हमको यहाँ पे इन सबको कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है। तो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ए वाला है, ए वाला पोर्शन अपना जीरो हो जाएगा, और यहाँ से ए वाला पोर्शन भी अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं मास ऑफ द रूफ। तो यहाँ पे जो भी मास, यहाँ पे मास को जीरो लेना है, तो ये सब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि रोक के कारण कोई भी रेस्टिंग फोर्स नहीं आने वाला है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं बचा क्या, जितना बात मैंने अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं कही गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे हम लोग जीरो एज्यूम करके चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स जो होगा, एफ जो आएगा, अगर आप समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे, यहाँ पे आपका रेजिस्टिंग फोर्स जो कि होगा एफ, रेजिस्टिंग फोर्स जो कि होगा आपका एफ, वो होगा आपका एम जी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पावर इक्वल टू होता है रेजिस्टिंग फोर्स इनटू इनटू वेलोसिटी। ओके। अब देखो रेजिस्टिंग फोर्स तो मिल जाएगा। रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है आपका, एम जी साइन थीटा है इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या डाटा दिया है, मैं अप्लाई कर देता हूँ, फिर इसके बाद कैसे अप्रोच को सॉल्व, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये तुमको आइडिया मिलेगा। देखो एम की वैल्यू मुझे नहीं पता है, एम आप कितना रखोगे मास। देखो यहाँ पे एक कार का दिया है, बट आपका इस डायरेक्ट कॉलेज में कितना नंबर ऑफ टफ था, वो हमको जानकारी नहीं दिया है, और उसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ एम की वैल्यू हमको नहीं दिया है, जो कि एम की वैल्यू हमको काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है डायरेक्टली, 10। और ये साइन थीटा होता है 1/n, मतलब 1/12 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 1.694। ठीक है। ओनली एम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। हालांकि मैं बता रहा हूँ एक जानकारी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन एनएटी की जगह पे एम सीक्यू होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे तुम लोग क्या करते ऑप्शन के थ्रू जाके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। लेकिन एनएटी क्वेश्चन दिया है, इसलिए यहाँ तक नहीं बनेगा। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म
निकाल के टोटल मास आपको निकालना पड़ेगा जो कि एम की वैल्यू होगी। ओके। सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टब, समझिए, आसान चीज है, निकाल लेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज का, इसमें बहुत बड़ा काम धाम नहीं करना है। ए पॉइंट है, ये मैं इसको बी पॉइंट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे साइकिल टाइम क्या होगा, वन साइकिल टाइम। आप बोलोगे सर ए से बी भेज दो एंड बी से ए आ दो, ला दो उसको तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना ए दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रिप दिया है, मतलब वही क्लाइंट लेंथ 610। ठीक है, हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है, साइकिल टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 610 डिवाइड बाई 1.694, ये चला गया ए से बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं हम लोग, और बी से ये चला जाएगा, प्लस ये हमारा हो गया ट्रेवलिंग टाइम। इसके अलावा उन्होंने चेंजिंग टाइम भी दिया हुआ था जो कि 3 मिनट्स है। तो 3 इंटू 60 कर देना, क्योंकि ये जो आपका ट्रेवलिंग टाइम आएगा सेकंड में आएगा। ओके। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो साइकिल टाइम आता है 900.188 9 सेकेंड आता है। तो डाटा बड़ा लेके सॉल्व करना, क्योंकि कई बार रेंज में नहीं फंसता है। तो मैंने बोला है अगर 3 डेसिमल बोल रहा है तो एटलीस्ट आप 5 डेसिमल तक डाटा लेके सॉल्व करिए। ठीक है ना। चलो, तो अब देखो कितना सेकेंड में आओ कितना मटेरियल कैरी कर रहा होगा, ये हम जानकारी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि 1 घंटा में 24 टन कर रहा था। तो 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 3600, और 3600 सेकेंड होता है ना मतलब, और उसमें जो कर रहा है वो कैरी 24 टन कर रहा है। obvious सी बात है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। आप बोलोगे सर 24 डिवाइड बाई 3600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना है कि 900 सेकेंड जो है, 900.18 सेकेंड जो है, उसमें कितना वो आपका मटेरियल को कैरी कर पा रहा है। दिस इज नॉट ए सेकेंड, दिस इज ए टन। वो हमको निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 900.1889, 24 इंटू, ठीक है, ये आपका इतना टन होगा। आप इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आता है, दिस इज कमिंग 6.00425 9 टन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग नंबर ऑफ टब निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टब। ठीक है, इतना मटेरियल है, और एक टब में कितना मटेरियल आएगा, 1 टन आएगा, तो नंबर ऑफ टब कितना लग जाएगा। तो वही 6.00425 9 डिवाइड बाई 1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली, हम नंबर ऑफ टब है तो इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि 0.00 है तो हम लोग 6 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 6 टब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एम निकालेंगे, टोटल मास ऑफ, ठीक है, टोटल मास ऑफ, टोटल टब ना, लिख लेना है यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो 6 इंटू 1 टब कितना होगा, एक टन मटेरियल आ जाएगा, और आपका 0.5 उसका टेयर वेट है 1.5, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9 टन। ठीक है, तो 9 टन आपका मास हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो एम की जगह पे रख दोगे तुम लोग यहाँ पे 9, एम की जगह पे हो जाएगा 9, बस। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है, दिस इज कमिंग 12.704। एक किलो वाट में पूछा है, राउंड ऑफ 3 डेसिमल, सही है, दिस इज इन किलोवाट। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आइडिया मिल गया होगा, आसान क्वेश्चन था, बट हालांकि ये डायग्राम आप बना पा रहे हो तो ठीक है ना। ओके, सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, रेंज भी आपका दिया था 11 to 14। सो एकदम सही है, रेंज में आया आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कंबाइन किया था, नंबर ऑफ टर्म निकाल के रेस्टिंग फोर्स निकाल दो और उससे पावर निकाल दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, और आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ठीक है, हालांकि ये चीज मैं कराया है मैंने ऑलरेडी कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने बताया था। इसके बाद मैंने
रेजिस्टिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल, वो मैंने भी एक डेरिवेशन भी कराया हुआ है क्लास में। तो माइंड गेट के स्टूडेंट तो इसको बहुत अच्छे से डील कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा मैंने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है और कहाँ पे लगता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर एक्सेलरेशन फोर्स तो ऊपर लगता है, हाँ लगता है, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको हम नीचे लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन थे आपके डायरेक्ट प्रोफाइल से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीजल लोकोमोटिव से है। ठीक है, ये भी मैं बोलूंगा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा काम धाम करने की जरूरत नहीं है अगर तुम लोग डायग्राम बना पाए हो तो। चलो मैं पहले तो डायग्राम ही तुम लोग को दिखा देता हूँ। देखो, लोकोमोटिव के केस में ये फिगर तुम लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि जब लोकोमोटिव की बात कहे तो ये बना लो तुम एक टब, और उस टब को बोलो, वो टब को बोलो कि वो पूरे मास को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि लोगों के मास को भी प्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ टब को भी, टब के मास को भी प्रेजेंट कर रहा है। और इधर जो हमारा लगेगा जो कि ट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1800। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो भी फोर्स होते हैं चाहे वो एक्सीलरेशन की फोर्स हो, वो आपका नीचे लगेगा। एफ आर हो, म्यू, एम, जी, कॉस थीटा, या फिर आपका वो ग्रेडियंट के कारण फोर्स हो, एम जी साइन थीटा, सारे नीचे लगते हैं अगर वो आपका ऊपर की ओर हॉल हो रहा है तो तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो, 2.5 टन डीजल लोकोमोटिव हॉल 5 माइन कार अप स्लोप हैविंग ए ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ 1/10। तो यहाँ पे 1 इन एन की वैल्यू दिया है 1/20। कांस्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स आप लोग को मोटी 1800 किलोन्यूटन, ग्रास वेट दिया है कार का 3 टन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 9.81, मत ले लेना। एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है रोलिंग रेजिस्टेंस इन किलो न्यूटन पर टन बोला है। देखो, अब देखो क्या है कि आपका समेशन ऑफ एफेक्ट्स लगा दो यहाँ पे सीधा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू एफ जी प्लस एफ आर प्लस एफ ए, कोई दिक्कत नहीं। ए दिया है आपका 1800, एफ जी दिया है आपका एम जी साइन थीटा होता है, प्लस एफ आर हमको निकालना है, एफ ए होता है एम ए। 1800 को 1800 ही रहने देते हैं, यम निकाल लेते हैं कितना होगा यम। देखो, पहले तो लोकोमोटिव का ऑलरेडी वेट दिया हुआ है, हम बोले तो टोटल मास लिया जाता है यहाँ पे, और 5 ठो माइन कार है और एक माइन कार का वेट दिया है 3 टन, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो ये आपका 17.5 टन आ जाएगा। तो मास हो जाएगा आपका 17.5 इंटू जी की वैल्यू हमको 10 लेना है, और साइन थीटा की वैल्यू ये आपका साइन थीटा के इक्वल ही होता है। ठीक है, 1 इन, तो इसको हम लोग 1/20 रखेंगे, प्लस एफ आर को उधर लिखते हैं, पहले एम ए को लिख लेते हैं। तो 17.5 टोटल मास इंटू एक्सिलरेशन 0.5 प्लस एफ आर। देखो इसको कट जाएगा 0 0, तो ये 0.5, 17.5 और 17.5, इधर 17.5 आधा है, इधर भी आधा है, तो मिलके तो हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ आर इक्वल टू, जो कि होगा आपका 1800 माइनस 17.5। ठीक है, जो कि आपका आएगा, एक मिनट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये आपका 1782.5 किलो न्यूटन आ रहा है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये आपका टोटल टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस आया है, याद रखिएगा, पर यहाँ पे पर टन में बोला है, मतलब कि मास आपका टोटल कितना है 17.5 है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि रोलिंग रेजिस्टेंस पर टन कितना होगा, 1782.5 डिवाइड बाई 17.5। ठीक है, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है आपका 101.8571। ठीक है, राउंड ऑफ 3 डेसिमल बोला है तो हम लोग यहीं तक लिखते हैं, 1 को हटा देते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। आसान क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड
क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। सीधा ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लग जाएगा। ठीक है, विथ इन 2 to 3 मिनट में इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, जो कि रेंज दिया था 100 से 102, बहुत परफेक्ट रेंज है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेगा तो रेंज में नहीं फंसेगा। ठीक है, याद रखना है। तो मस्त क्वेश्चन था ये। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, क्लास में कराया है। सेम, कुछ नहीं था। और मैंने ये भी बताया था कि मैक्सिमम पावर टू हॉलिंग द ट्रेलिंग लोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब चीज बताया है। ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए था, 2 नंबर फ्री था ये। ठीक है, चलो। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन था। तो ये आपका एक बार में स्ट्राइक होने वाला क्वेश्चन नहीं है। जब जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सेकंड राउंड में आओगे, तो वहाँ पे स्ट्राइक हो सकता है। बहुत कम लोगों से क्वेश्चन बना है। ठीक है, और ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि आपका मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि स्ट्राइक नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना, कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप मिस्टेक्स जरूर करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका माइंड पंप से है, बर्नौली इक्वेशन सिंपली लगाना है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्या दिया था आपका, एक क्वांटिटी दिया हुआ था। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, और आपकी जी की वैल्यू दे दिया है। बोला है कि फ्रैक्शन और अदर लॉसेस जो हो रहे हैं उसको नेगलेक्ट कर दो, और हमको ओनली बताओ इसमें जो आपका कॉलम है, इसका हेड कितना है, एच की वैल्यू कितनी है। सिंपल सी बात है। देखो क्या हो रहा है, पंप क्या कर रहा है, पानी को इधर डाल रहा है, तो यहाँ से आपका पानी कुछ गिर भी रहा है, और आउटलेट से यहाँ पे गिर रहा है। तो हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे मतलब होना चाहिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो दोनों पे सेम होगा। और यही हमको एच डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं हम लोग पहले। देखो, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि जो भी आपका स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो अपना सेम रहता है। देखो, स्टैटिक प्रेशर तो वही होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। ठीक है, और डायनेमिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर, ये आपका रो जी एच होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहता है, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो चाहे इस पॉइंट पे देखो, बस वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास कंजर्वेशन का कहानी है। ठीक है, तो देखो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका इस कॉलम में बोला है, तो टॉप पॉइंट यहाँ से आपका वाटर आ रहा है और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट होगा जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, तो क्या अप्लाई होगा पॉइंट नंबर 1 और 2 पे, 8.1 एंड 2। तो देखो क्या लिखोगे तुम, पहले लिखोगे सर यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर होगा, P1 ऑफ कोर्स होगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी भी होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आपका देखो, यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप स्टैटिक प्रेशर है वो आपका क्या है, एक तरह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, क्या लगा, स्टैटिक प्रेशर क्या ही आएगा वहाँ पे, एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर होगा स्टैटिक प्रेशर वहाँ पे, obvious सी बात है। और यहाँ पे ए वाला भी इन खुला हुआ है, तो इधर जो प्रेशर इसमें आएगा स्टैटिक प्रेशर के फॉर्म में, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो P2 भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अब बोलोगे तुम, यहाँ पे तो एच जो है, हेड जो है वो आपका, जो हेड होगा आपका यहाँ पे कैपिटल एच दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हेड आपका ये दिया हुआ है कैपिटल एच। ठीक है, ये वाला आपका कैपिटल एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो एच है, सेकंड पॉइंट पे एच क्या होगा, हेड तो जीरो हो जाएगा ना, कोई वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, तो इससे आपका टोटल ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो एटमॉस्फेरिक दोनों साइड में सेम है, तो ये आपका कट जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम लोग 1 को इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्टेडी मोशन है, मतलब कि यहाँ पे आपका वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा। वाटर का जो फ्लो मिलेगा आपको आउटलेट पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है,
और ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे देखो स्टडी मोशन है तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका जीरो होगा। ठीक है, ए वाला जीरो होगा तो आपका ओवरऑल आपका जीरो हो जाएगा। V1 अगर जीरो है तो आपका डायनेमिक प्रेशर जो है 8.1 वो भी जीरो हो जाएगा। देखो फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, रो से रो से निपट जाएगा पहले ही। अब बचेगा क्या, यहाँ पे एच बचेगा जो कि निकालना है, तो 1/2 जी और V2 का स्क्वायर। अब देखो 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 बोला था लेने के लिए, और V2 की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी इक्वेशन होता है Q इक्वल टू ए बी। भी आ जाएगा यहाँ पे Q/A। देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी दिया होता हुआ था 400 मिलीलीटर पर सेकेंड, तो 400 मिलीलीटर पर सेकेंड था, तो मिलीलीटर को पहले लीटर में चेंज करो, -3 करो, फिर उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करो तो 10⁻³ फिर से हो जाएगा। ये आपका चेंज हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ गया। एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, मीटर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। देखो ये ऊपर में है 10⁻⁶, और यहाँ पे -4। अगर यहाँ पे आपको जीरो जीरो को मैं अगर नीचे कर दूं तो 10⁻⁶ हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो आपकी 4 मीटर पर सेकेंड आएगी। आप सिंपली यहाँ पे रखेंगे 1/20 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16/20। हालांकि ये मीटर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमको चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में, तो ×100 सेंटीमीटर, और 20 × 5 = 100 और 16 × 5 = 80, 80 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसका रेंज पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं समझ आया, 75 से 85। इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी अगर इसमें मास कंजर्वेशन लगाओगे तब भी 80 सेंटीमीटर ही आएगा। इसमें रेंज देने का कोई तो मुझे मतलब नहीं लगा रेंज देना चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर क्लिक कर जाएगा तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके माइंड मशीनरी से, काफी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर किसी को और भी कुछ कंफ्यूजन होता है इसके बावजूद भी मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करते हुए डिस्कशन किया है, वो चैट उस कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर जो नंबर है मेरा आगे मैं डिस्प्ले करूंगा वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग भी गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अभी हमारा नया बैच आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग का एक नया ही हर चीज़ हो रहा है, तो उसको हम नए वीडियो में अनाउंस करेंगे कि क्या नया है। इस बार बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, माइंड गेट की तरफ से, तो वो आप लोग देखने नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिसको भी एडमिशन लेना है वो आपको इस नंबर पे, ये मेरा वाला नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। और अभी क्या है ना, 100 स्टूडेंट के लिए वो आपका 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जो भी आपका माइंड गेट का फीस है। ठीक है ना, और क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत लोग कंफ्यूजन था कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए और कुछ भी चाहिए, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।